सुबह के 4 बज रहे थे। बाहर का आसमान अभी भी काला था, जैसे मेरी किस्मत पर जमी हुई कालिख। हाथ ठंडे पानी में डूबे थे, उंगलियों की खाल गलने लगी थी और पीठ में दर्द का एक ऐसा खंजर उतर रहा था जो मुझे हर रोज मौत की याद दिलाता था। जिस औरत ने हजारों लोगों की किस्मतें लिखी, जिस वाइफ को मल्टीनेशनल कंपनी के बोर्ड रूम्स में सब आयरन लेडी के नाम से जानते थे, वो आज अपने ही घर में एक ऐसी कैदी थी जिसे अपनी ही जिल्लत के बर्तन मांजने पड़ रहे थे। मैंने झुककर जैसे ही एक भारी पीतल की कढ़ाई उठाई, मेरे ससुर की वो भारी आवाज़ गूंजी जिसने मेरे अंदर के उस ज्वालामुखी को धीरे धीरे सुलगने पर मजबूर कर दिया था, जो आज सब कुछ राख करने वाला था। पर उन्हें क्या पता था कि जिस हवेली में उन्होंने मुझे नौकरानी समझा था, उसकी नींव मैंने ही रखी थी। और जिस दिन उस बोर्ड की चेयरमैन के तौर पर मेरा असली चेहरा सामने आएगा, उस दिन मेरी आंखों के सामने अब भी वो सुबह धुंधली सी तैरती है, मेरे हाथों पर जमी साबुन की झाग और पानी का वो बर्फीला स्पर्श जो आज भी कभी कभी रातों को मेरे सपने में आता है। लोग पूछते हैं कि क्या एक सफल वाइस प्रेसिडेंट अपनी इज्जत के लिए नहीं लड़ सकती। मैं मुस्कुराकर चुप हो जाती हूँ। उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ रिश्ते धागे नहीं बल्कि जंजीरें होते हैं, और जब ये जंजीरें आपकी भावनाओं, आपके संस्कारों और आपके अपनों से जुड़ी हो तो उन्हें तोड़ना कितना मुश्किल होता है। सुबह के 4 बजे शहर सो रहा होता था, लेकिन मेरे लिए वो वक्त संघर्ष का नहीं बल्कि मेरी आत्मा के रोज मर जाने का समय था। मैं जिस बंगले में रहती थी वह शहर का सबसे आलीशान इलाका माना जाता था। ऊंची दीवारें, बड़ा सा गेट और बगीचे में खिले वो महंगे फूल जो बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखते थे, लेकिन अंदर का सन्नाटा कब्र जैसा था। मेरी सास, जिनका नाम सुनते ही मुझे आज भी घबराहट होती है, वे मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी। उनकी चप्पल की आहट से ही मुझे पता चल जाता था कि आज कौन सा तूफान आने वाला है। वे दरवाज़ा नहीं खटखटाती थी, वे बस एक कर्कश आवाज़ में चिल्लाती थी, उठो, सूरज सिर पर आने वाला है और अभी तक रसोई में चूल्हा नहीं जला। क्या तुम ये समझती हो कि कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनकर तुमने कोई तीर मार लिया है? यहाँ घर की बहू हो और बहू का काम सेवा करना है, सत्ता चलाना नहीं। मैं चुपचाप उठती, अपनी आंखों के आंसू पोंछती और रसोई की तरफ चल देती। मेरे पति विहान, जो उसी बंगले के दूसरे कमरे में गहरी नींद में सोए होते थे, उन्हें कभी ये नहीं पता चलता कि उनकी पत्नी की रातें कैसे कटती थी। वे कहते थे कि माँ पुराने ख्यालों की है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करना, यह शब्द मेरे लिए एक अभिशाप जैसा बन गया था। मैंने विहान से बहुत प्यार किया था, शायद इसीलिए मैंने हर जिल्लत को एक आशीर्वाद समझकर गले लगाया था। मुझे याद है एक बार जब मैं ऑफिस से बहुत देर से लौटी थी तो ससुर जी ड्राइंग रूम में सोफे पर पैर पसार कर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखते ही जो कहा वो आज भी मेरे कानों में हथौड़े की तरह बजता है। उन्होंने कहा, बाहर तुम जो भी हो, बोर्ड मीटिंग में चाहे तुम कितने भी बड़े फैसले ले लो, लेकिन इस घर की दहलीज के अंदर तुम सिर्फ एक नौकरानी हो। तुम्हारी औकात बस इतनी है कि तुम हमारे बर्तनों को चमकाओ और हमारे पैरों की मालिश करो। उन शब्दों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैं अपने रसोई की खिड़की से बाहर उस आलीशान बगीचे को देखती थी और सोचती थी कि क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी मेहनत का पसीना बहाया था? क्या इसीलिए मैंने पढ़ाई की थी? कभी कभी मेरा मन करता था कि मैं सब छोड़कर चली जाऊं, लेकिन फिर मेरे मन में एक ख्याल आता था, समाज समाज क्या कहेगा? लोग कहेंगे कि एक सफल औरत अपना घर नहीं संभाल पाई। मुझे याद है कैसे मेरी सास ने मेरे ऑफिस के कपड़ों को जला दिया था, यह कहते हुए कि ये बेशर्म कपड़े
पहनकर मैं घर की मर्यादा को तार तार कर रही हूँ। मेरे अंदर का दर्द उस वक्त और भी गहरा हो जाता था जब मैं देखती थी कि कैसे मेरी अपनी सास मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वे घर आए मेहमानों के सामने मुझे नीचा दिखाती थी, कहती थी बहू को तो बस डिग्री का घमंड है, इसे तो चाय बनाना भी ढंग से नहीं आता। मेहमान हंसते थे और मैं बस सिर झुकाकर उनकी हंसी सुनती थी। मेरे दिल में एक टीस उठती थी, एक ऐसी तड़प जो मुझे रात को सोने नहीं देती थी। मैं अपने तकिए से मुंह दबाकर रोती थी। मेरा कमरा मेरी एकमात्र पनाहगाह था जहां मैं अपनी असलियत छुपा कर रखती थी। मेरे पास एक डायरी थी जिसमें मैं अपने हर दिन की जिल्लत लिखती थी। वह डायरी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी, क्योंकि अगर वो उन्हें मिल जाती तो मेरा क्या हाल होता, यह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस डायरी के हर पन्ने पर मेरी आंखों के आंसू के निशान थे। कभी कभी मैं सोचती थी, क्या प्यार का मतलब सिर्फ गुलामी है? क्या एक औरत को अपनी पहचान खो देनी चाहिए ताकि उसका परिवार खुश रह सके? मेरी सास हमेशा कहती थी, औरत का असली गहना उसकी चुप्पी है, लेकिन मैं चुप नहीं थी। मैं बस सही समय का इंतजार कर रही थी। एक दिन की बात है, मैंने देखा कि विहान की माँ मेरे कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। वे शायद मेरी उस डायरी को ही तलाश रही थी। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उनके खिलाफ क्या सोच रही हूँ तो वे मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। लेकिन वे सिर्फ अलमारी में रखे मेरे गहनों को देख रही थी। उन्होंने वे सब गहने निकाल लिए जो मुझे शादी में मिले थे। उन्होंने कहा, ये सब अब मंदिर के दान में जाएंगे ताकि घर पर कोई मुसीबत न आए। मुसीबत तो मेरे पास पहले ही आई हुई थी। उन गहनों को जाते देख मुझे दुख नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हुई। लगा जैसे एक एक करके मेरे सारे मुंह के बंधन टूट रहे हो। शाम को जब विहान वापस आया तो मैंने उसे बताने की कोशिश की। मैंने कहा, विहान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि माँ मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर रही हैं? वो मुझे नौकरानी समझती हैं। विहान ने बस इतना कहा, माँ है, उन्हें हक है। बस उस दिन के बाद से मैंने विहान से बात करना कम कर दिया। मेरे और विहान के बीच की दीवारें ऊंची होती गईं। वो जो कभी मेरा सहारा था अब सिर्फ एक तमाशबीन बन चुका था। वो भी शायद अपनी माँ के डर से कुछ नहीं कह पा रहा था। रात के अंधेरे में जब घर के सब लोग सो जाते थे तो मैं अपनी खिड़की के पास बैठ जाती थी। आसमान में चमकते हुए तारों को देखकर सोचती थी, क्या कभी मेरी जिंदगी में भी रोशनी आएगी या मैं बस इसी अंधेरे में घुट घुट कर मर जाऊंगी। मेरा काम, मेरी कंपनी, मेरी सफलता, सब कुछ उस बंगले की दीवारों के बाहर ही दम तोड़ देता था। कंपनी में मुझे आयरन लेडी कहते थे क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानती थी। लेकिन घर के अंदर में एक हार चुकी औरत थी। मुझे अभी भी याद है जिस दिन मेरी सास ने मुझे फर्श साफ करने के लिए मजबूर किया था क्योंकि उनसे पानी का ग्लास गिर गया था। उन्होंने कहा, साफ करो इसे, जैसे एक नौकरानी करती है। मैंने झुककर वो ज़मीन साफ की। मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा दर्द में था। मैं उस समय बस एक ही बात सोच रही थी, क्या वाकई में मेरा अस्तित्व सिर्फ उनके पैरों के नीचे है? क्या मैं बस एक कठपुतली हूँ जिसके तार किसी और के हाथ में हैं? उस रात मैंने फैसला कर लिया था, बहुत हो गया, अब और नहीं। मेरा सब्र का बांध टूट चुका था। मैं अब और जिल्लत नहीं सह सकती थी। उस रात की शांति में मुझे अपने आने वाले कल का एक हिस्सा नजर आया, एक ऐसा कल जहां मैं नौकरानी नहीं बल्कि रानी बनकर रहूंगी। उस रात मैंने अपनी अलमारी का वो गुप्त लॉकर खोला जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। वहां कुछ कागजात रखे थे। उन कागजों को देखकर मेरे चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो शायद मैंने सालों से नहीं दी थी। उन कागजों में मेरी पूरी जिंदगी की चाबी थी। मेरे ससुर को लगा था कि मैं टूट जाऊंगी, कि मैं समाज के डर से चुप रहूंगी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैंने तो बहुत पहले ही उस खेल की बिसात बिछा दी थी। जिस आलीशान टाउनशिप में उन्होंने मुझे नौकरानी बनाया था उसकी हकीकत किसी को नहीं पता थी। मेरे हाथ में रखे वो कागज इस बात के सबूत थे कि मैं सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि उस पूरी जायदाद की मालकिन हूँ। लेकिन ये कैसे हुआ?
क्यों मैं चुपचाप उनकी जिल्लत सहती रही? इस सवाल का जवाब उस दिन आने वाला था, जिस दिन यह पूरा घर मेरा होने वाला था। अभी तो बस शुरुआत थी। मेरी खामोशी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत थी। अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदलने वाला था। विहान, मेरी सास, मेरे ससुर, सबका चेहरा उतरने वाला था और मुझे इस बात का बेसब्री से इंतजार था। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक पन्ने का अंत है। अगला पन्ना बहुत ही भयानक और चौंकाने वाला होने वाला था, जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस रात जब मैंने अपनी अलमारी के गुप्त लॉकर से वो कागजात निकाले थे, तो मेरे हाथों की कपकपी रुक नहीं रही थी। वे कागज नहीं थे, वे मेरी आज़ादी की जमानत थे। उस टाउनशिप की ऑनरशिप जहां ये आलीशान बंगला खड़ा था, असल में वैष्णवी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर थी और उस कंपनी की बोर्ड चेयरमैन के तौर पर मेरा नाम कागजों में दर्ज था। ससुर जी को लगता था कि मैं बस एक बहू हूँ, एक ऐसी औरत जिसे शादी करके उन्होंने खरीदा है। उन्हें क्या पता था कि जिस कंपनी के प्रोजेक्ट पर वे अपने रिटायरमेंट की सारी जमा पूंजी दांव पर लगाए बैठे थे, वो कंपनी ही मेरी अपनी थी। अगले कुछ दिन मेरी जिंदगी के सबसे कठिन दिन थे। घर में मुझे अभी भी वही नौकरानी वाला व्यवहार झेलना पड़ता था। सास सुबह 4 बजे दरवाजा खटखटाती और मैं उसी तरह उठती, वही कपड़े धोती और बर्तनों की आवाज़ के साथ अपने अंदर की चीखों को दबाती। ससुर जी अभी भी मुझे जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन नाश्ते की मेज पर उन्होंने अपनी चाय का प्याला मेरी तरफ फेंका। प्याला टूट गया और चाय फर्श पर फैल गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, देखो, इतनी भी अकल नहीं है कि चाय का प्याला ठीक से पकड़ सके। कल से तुम फर्श पर बैठकर खाना खाओगी, शायद तभी तुम्हें अपनी औकात समझ आएगी। मैं चुपचाप उठी और बिखरी हुई चाय साफ करने लगी। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। उस पल मेरा गुस्सा इतना ठंडा हो चुका था कि वो एक गहरी नफरत में बदल गया था। मैंने बस इतना कहा, जी पिताजी, जैसा आप कहें। मेरी उस चुप्पी को उन्होंने मेरी हार मान लिया। वे हंसने लगे और विहान से कहने लगे, देख बेटा, औरत को बस ऐसे ही दबा कर रखना चाहिए, वरना ये सिर पर चढ़ जाती हैं। विहान उस समय अखबार पढ़ रहा था। उसने एक बार भी अपनी नज़रें उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। उसका वो नज़रें फेर लेना मेरे लिए उस प्याले के टूटने से भी ज़्यादा दर्दनाक था। उस दिन ऑफिस में एक बड़ी डील थी। मुझे एक बहुत बड़े क्लाइंट के साथ साइन करना था। जब मैं ऑफिस पहुंची तो मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ, जहाँ मुझे मैडम कहा जाता था। लोग मेरे एक इशारे पर काम करते थे। मेरे केबिन की खिड़की से मैं अपने शहर को देखती थी और सोचती थी कि इस शहर कि कितनी बड़ी आबादी को मैंने रोजगार दिया है। पर जैसे ही शाम होती, मैं वापस उसी नर्क में चली जाती थी। मेरी सास को लगा था कि मुझे ऑफिस में कोई काम नहीं होता, मैं बस मज़े करती हूँ। उन्होंने मेरे कंपनी में फ़ोन करना शुरू कर दिया। वे मेरी सेक्रेटरी से पूछती थी, क्या बहू आज काम कर रही है या गपशप। एक दिन उन्होंने ऑफिस में सबके सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे फ़ोन पर खूब खरी खोटी सुनाई। पूरी टीम सुन रही थी। मुझे लगा कि शायद आज मैं गिर जाऊंगी। मेरी आवाज़ लड़खड़ा गई, लेकिन तभी मेरे पीए ने आकर मुझे एक फ़ाइल दी। उस फाइल में मेरे ससुर के उस बिजनेस का पूरा कच्चा चिट्ठा था जो वो वैष्णवी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलकर कर रहे थे। सस्पेंस और गहरा होता गया। मुझे पता चला कि मेरे ससुर जिस प्रोजेक्ट के मालिक होने का दावा करते हैं, वो प्रोजेक्ट असल में एक बहुत बड़े घोटाले में फंसा हुआ है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि उस घोटाले में फंसने वाली कंपनी का असली मास्टरमाइंड मेरा ससुर ही था, जिसने मेरे नाम का इस्तेमाल किया था। वे मुझे फंसाने की साजिश रच रहे थे। उन्हें लगा था कि अगर कभी भी जांच बैठी तो कंपनी मेरी है, इसीलिए जेल मुझे जाना होगा। उन्होंने मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि अपना बलि का बकरा बनाया था। यह जानकर मेरी रूह कांप गई। मैं जिसे अपना परिवार समझती थी, वे लोग मुझे जेल भेजने की तैयारी कर रहे थे। विहान विहान का क्या क्या वो भी इस सब में शामिल था? यह सवाल मुझे अंदर तक जला रहा था। मैंने उस रात तय किया कि
अब मैं इंतज़ार नहीं करूंगी। मैंने अपने वकील को बुलाया। हम एक ऐसी योजना बना रहे थे जिससे वे खुद अपने ही जाल में फंस जाएं। मैंने अपना सारा डेटा, सारे सबूत एक सुरक्षित जगह ट्रांसफ़र कर दिए। उस रात जब मैं घर लौटी तो घर का माहौल बहुत अजीब था। सास और ससुर किसी से फ़ोन पर बहुत खुश होकर बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही अपनी बातें बंद कर दी। उन्होंने कहा, बहू, आज रात हम एक बहुत बड़ी पूजा रख रहे हैं, तुम्हें उपवास रखना होगा। यह सब ढोंग था। वे मुझे कमज़ोर करना चाहते थे। मैंने उनकी बात मान ली। मैं भूखी रही, मैं उनकी सेवा करती रही, लेकिन मेरी नज़रें उनकी हर हरकत पर थी। अंधेरा और गहरा हो गया था। घर में सब सो रहे थे। मैं दबे पांव अपने स्टडी रूम में गई और अपनी फाइल चेक करने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर आहट हुई। विहान खड़ा था। उसने मुझे देखा और उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो मैं चाहती थी। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी हरकतों पर शक हो रहा है। तुम कुछ छुपा रही हो, है ना? मैंने उसे एक गहरी नज़र से देखा। उस पल में मुझे समझ आया कि मेरा पति मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे खिलाफ था। उसने कहा, माँ ने मुझे सब बता दिया है। तुम्हें यह घर और कंपनी नहीं बल्कि एक कर्ज और जेल मिलेगी। तुम तो बस एक जरिया हो वैष्णवी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जोर से झटक दिया। मैं कमरे की दीवारों से जा टकराई। मेरे होठ से खून बहने लगे। उसने कहा, यह खेल बहुत बड़ा है, तुम इसे समझ नहीं पाओगी। बेहतर होगा कि तुम वही करो जो माँ कहती है। उसने मुझे उस कमरे में बंद कर दिया। मैं अब उस बंगले में सचमुच एक कैदी थी। मेरी खिड़की के बाहर से ठंडी हवाएं आ रही थी। मैंने उस कमरे में बैठे बैठे सोचा, क्या वाकई में मेरा प्यार सिर्फ एक धोखा था? क्या मुझे इस खेल को अभी ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं, अभी नहीं। अभी तो असली तमाशा बाकी था। जिस दिन मेरे ससुर को पता चलेगा कि जिस कानूनी दांवपेच से वे मुझे फंसा रहे थे वो उनके गले की फांस बनने वाला है, उस दिन उनके चेहरे की वो घबराहट देखने लायक होगी। मैं वहाँ बैठी थी, अपने घुटनों को अपनी बाहों में दबाए और मन ही मन हंस रही थी। वे लोग मुझे तोड़ना चाहते थे, पर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मैं तो आग में तपकर लोहा बन चुकी थी। कमरे का वो सन्नाटा मेरी रूह को चीर रहा था। बाहर की खिड़की से आती ठंडी हवा मेरे गालों पर सूखे हुए आंसुओं की तरह लकीरों को और भी कड़ा कर रही थी। विहान ने मुझे जिस कमरे में बंद किया था वो कभी मेरा स्टडी रूम हुआ करता था। इसी कमरे में बैठकर मैंने अपने कंपनी की नींव रखी थी। इसी कमरे में मैंने आधी आधी रात जागकर वो प्रोजेक्ट तैयार की थी जिसने मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। और आज उसी कमरे में मैं एक बंदी की तरफ बैठी थी, अपने ही पति और ससुराल वालों की साजिशों का शिकार। मेरी घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी। रात के 2 बज रहे थे। घर की बाकी बत्तियां बुझ चुकी थी, लेकिन मेरे दिमाग में विचारों का एक ऐसा बवंडर था जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। विहान का वो चेहरा ठंडा पत्थर जैसा और नफरत से भरा हुआ मेरे सामने बार बार आ रहा था। उसने मुझे जरिया कहा था, यानी वो प्यार, वो सात फेरे, वो वादे सब एक सोची समझी बिसात का हिस्सा थे। क्या उसने मुझे सिर्फ इसीलिए चुना था क्योंकि मैं होशियार थी और मेरी काबिलियत का इस्तेमाल करके वे अपने काली कमाई को सफ़ेद कर सके? तभी मुझे याद आया कि मेरा लैपटॉप अभी भी मेरे डेस्क के एक गुप्त चैम्बर में रखा है। विहान ने मुझे लॉक करके तो बंद कर दिया था, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मैंने उस कमरे के हर कोने को अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन किया था। मैंने धीरे से उठकर अपनी अलमारी के पीछे का वो पैनल खोला जिसे सिर्फ मैं जानती थी। वहाँ मेरा लैपटॉप सुरक्षित था। मैंने उसे ऑन किया। स्क्रीन की नीली रोशनी ने मेरे चेहरे को रोशन किया। मेरे पास वैष्णवी इंफ्रास्ट्रक्चर की हर एक फाइल का बैकअप था। मैंने उन दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया जो मेरे ससुर ने तैयार किए थे। देखते ही देखते मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वे लोग सिर्फ घोटाला नहीं कर रहे थे, वे एक बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में शामिल थे। उन्होंने मेरे डिजिटल
सिग्नेचर का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए ऐसे फर्जी कंपनियों में निवेश किए थे जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। अगर यह सच बाहर आता तो मैं न केवल वाइस प्रेसिडेंट के पद से बर्खास्त होती बल्कि पूरी उम्र जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ती। मैं अंदर से कांप गई, मेरा गला सूख रहा था। मुझे समझ आ गया कि वे क्यों चाहते थे कि मैं उनके घर की नौकरानी बनकर रहूं। उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी, उन्हें मेरी पहचान की ज़रूरत थी, एक ऐसी पहचान जिसे वे ज़रूरत पड़ने पर बलि का बकरा बना सके। मेरा अपना पति विहान भी इस सब में उनका प्यादा था। उसने मुझे एक बार भी प्यार से नहीं देखा था, वो तो बस मेरे पतन का इंतज़ार कर रहा था। तभी दरवाजे के बाहर से मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ससुर और सास फुसफुसा रहे थे। सास कह रही थी, कल तक वो साइन कर देगी, उसके बाद हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। उसे किसी पागल खाने में भिजवा देंगे ताकि किसी को शक न हो कि सब कुछ क्या हुआ है। ससुर की हंसी बहुत डरावनी थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल, जब वो पागल घोषित हो जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी अपने आप हमारे नाम हो जाएगी। वो तो बस एक बेचारी पागल बहू होगी जिसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। उनका यह षड्यंत्र सुनकर मेरे पैर ठंडे पड़ गए। पागल खाना? उन्होंने ये तक सोच लिया था कि मेरे सीने में एक ऐसी आग जली जो पहले कभी नहीं जली थी। उस पल मैंने तय किया कि अब मैं घुटने नहीं टेकूंगी, मैं रोऊंगी नहीं, मैं इंतज़ार नहीं करूंगी। अगर वे लोग मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने की योजना बना रहे हैं तो मैं उनकी दुनिया को राख में बदल दूंगी। मैंने तुरंत अपने पीए को एक ईमेल ड्राफ्ट किया। उसमें उस पूरी कंपनी का असली एक्सेस कोड था जो उस वैष्णवी इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्य सर्वर से जुड़ा था। मैंने लिखा, आज रात खेल शुरू होता है। कल सुबह की बोर्ड मीटिंग में मैं उन्हें वो सच दिखाऊंगी जो उनके होश उड़ा देगा। मैंने लैपटॉप बंद किया और उसे वापस छिपा दिया। मेरी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि बदले की एक अजीब सी चमक थी। मैंने खिड़की की तरफ देखा। सुबह होने वाली थी। बाहर का आसमान धीरे धीरे सलेटी रंग का हो गया था। मैं जानती थी कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे निर्णायक दिन होगा। या तो मैं पूरी तरह तबाह हो जाऊंगी या फिर मैं वो सब कुछ वापस पा लूंगी जो मेरा था। सुबह के 4 बजने वाले थे। मेरी सास की चप्पल की आहट फिर से सुनाई दी। वे आ रही थी मुझे जगाने, मुझे फिर से उस जिल्लत की दलदल में घसीटने। लेकिन आज मैं अलग थी। मैंने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाई और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला और चिल्लाई, उठो नौकरानी, आज तुम्हें बहुत काम करना है, तो मैंने उन्हें एक नज़र देखा और कहा, जी माँ, आज काम बहुत है, लेकिन शायद आपके लिए नहीं। उनकी भौहें तन गई। उन्होंने मुझे घूर कर देखा जैसे पूछ रही हो कि अब बदलाव क्यों, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं रसोई की तरफ चल दी, लेकिन मेरे मन में एक ही ख्याल था, आज का सूरज उनकी बर्बादी का सूरज होगा। सुबह के 8 बज रहे थे। बोर्ड मीटिंग का समय नज़दीक आ रहा था। उस आलीशान बंगले के डाइनिंग टेबल पर आज का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। मेरे ससुर बड़े आत्मविश्वास के साथ अपना नाश्ता कर रहे थे, मानो आज का दिन उनकी जीत की सबसे बड़ी तारीख हो। विहान मेरे पास से गुजरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आज शाम तक तुम इस घर से बाहर होगी वैष्णवी, या तो पागल खाने में या फिर पुलिस की हिरासत में। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस अपनी चाय का घूंट भरा और अपनी घड़ी की तरफ देखा। समय की सुइयां जैसे मेरे धड़कनों के साथ भाग रही थी। मैं तैयार होकर नीचे आई। मैंने वही सूट पहना था जो मैं बोर्ड मीटिंग में पहनती थी, सफ़ेद और गहरा नीला। जब मेरी सास ने मुझे देखा तो उनकी हंसी छूट गई। उन्होंने कहा, देखो तो कैसे रानी बनकर जा रही है। आज तो इसे कंपनी की बोर्ड मीटिंग में भी आखिरी बार जाना है। उन्हें क्या पता था कि आज उस मीटिंग में वो रानी अपनी सत्ता वापस लेने जा रही थी जो उन्होंने सालों से मुझसे छीन रखी थी। मैं गाड़ी में बैठी और ड्राइवर को सीधे कंपनी के हेडक्वार्टर चलने को कहा। रास्ते भर मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा था। क्या होगा जब मैं उनके सबके सामने उनके काले कारनामों का पर्दाफाश करूंगी?
क्या वे मुझे चुप करा पाएंगे या फिर मेरी मेहनत से बनाई हुई वो कंपनी मेरे हाथों से फिसल जाएगी। मैं जानती थी कि आज का दिन सिर्फ मेरी कंपनी के लिए नहीं बल्कि मेरी इंसानियत के लिए भी एक परीक्षा थी। जैसे ही मैं बोर्ड रूम में दाखिल हुई, सन्नाटा पसर गया। वहाँ कंपनी के सभी बड़े शेयर होल्डर, डायरेक्टर और कानूनी सलाहकार मौजूद थे। मेरे ससुर जो बोर्ड में मेरे नाम पर अपना प्रभाव जमाए बैठे थे, वे भी वहीं थे। उन्होंने मुझे देखते ही कटाक्ष किया। क्यों वैष्णवी, आज इतनी जल्दी बोर्ड मीटिंग? कोई खास एजेंडा है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, जी पिताजी, आज का एजेंडा बहुत खास है। आज का एजेंडा है सफाई। मैंने अपने लैपटॉप को मेन प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया। मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे। मैंने एक बटन दबाया और स्क्रीन पर वो सारी फाइल्स, वो सारे ट्रांजैक्शन और वो सारी फर्जी कंपनियां सामने आ गई जिनका इस्तेमाल मेरे ससुर ने मुझे फंसाने के लिए किया था। पूरा कमरा स्तब्ध था। ससुर का चेहरा जो पहले चमक रहा था अब एकदम सफ़ेद पड़ गया था। वे अपनी जगह से खड़े हो गए और चिल्लाए, ये क्या बकवास है? ये सब फर्जी है, इसे बंद करो। मैंने शांति से कहा, बकवास नहीं, सबूत है। ये वो डेटा है जिसे आप सालों से मुझे फंसाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन आपको एक बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस कंपनी के सिस्टम को आप अपनी जागीर समझ रहे थे, उसके हर सर्वर की चाबी मेरे पास थी। वहाँ मौजूद ऑडिटर्स और कानूनी सलाहकार चौंक गए। उन्होंने फाइल्स की जांच करनी शुरू की। विहान जो कोने में खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो आगे आया और बोला, वैष्णवी, तुम ये सब क्या कर रही हो? यह हमारे परिवार की बदनामी है। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, परिवार? विहान, तुम किस परिवार की बात कर रहे हो? उस परिवार की जो मुझे नौकरानी समझता था, या उस परिवार की जिसने मुझे पागल खाने भेजने की साजिश रची थी? अब बहुत हो चुका। आज तुम सब देखोगे कि जिस औरत को तुमने कमज़ोर समझा था वह असल में क्या है। मैंने प्रोजेक्टर पर एक और फाइल खोली। वो मेरी शादी की नहीं बल्कि उस कंपनी की ऑनरशिप के कागजात थे जो मैंने शादी के ठीक पहले अपने नाम से रजिस्टर कराए थे। मुझे याद आया कि कैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि खुद पर भरोसा ही सबसे बड़ी दौलत है। ससुर जी का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था। वे मेरी तरफ झपटने वाले थे कि सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक लिया। वहां मौजूद बोर्ड के चेयरमैन ने खड़े होकर कहा, मिसेस वैष्णवी, अगर ये दस्तावेज सही है तो कंपनी की ऑनरशिप में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह घोटाला अगर यह साबित हुआ तो कानूनी कार्रवाई बहुत गंभीर होगी। मेरे ससुर ने चिल्लाते हुए कहा, यह औरत झूठ बोल रही है। मैंने इसे घर से बाहर निकाला था। इसे सब कुछ पता था। मैंने ठंडी आवाज़ में कहा, जी हाँ, सब पता था। इसीलिए तो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। और हाँ पिताजी, यह बंगला, या कंपनी और आपकी साख, सब कुछ अब मेरे हाथ में है। आप जिस पागल खाने की बात कर रहे थे, वहाँ जाने के लिए अब किसी और की जगह खाली है। पूरा कमरा कांप रहा था। मैंने विहान को देखा। उसकी आंखों में डर था। उसे पहली बार समझ आया कि वह अपनी पत्नी से नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत से लड़ रहा था जिसे उसने कभी नहीं समझा। सस्पेंस अभी और गहरा होने वाला था, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। मुझे अभी उन सारे लोगों के नाम उजागर करने थे जो इस घोटाले में उनके साथ शामिल थे। मेरी जीत तो तय थी, लेकिन क्या इस जीत की कीमत मुझे फिर से अपना परिवार खोकर चुकानी पड़ेगी? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद मुझे अगले कुछ घंटों में मिलने वाला था। बोर्ड रूम में सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी की दबी हुई सांसें भी शोर की तरह सुनाई दे रही थी। स्क्रीन पर उन वित्तीय हेरफेर के दस्तावेजों ने मेरे ससुर के चेहरे से वो नकाब उतार दिया था जिसे उन्होंने बरसों तक सम्मान के नाम पर ओढ़ रखा था। मेरे पति विहान की आंखों में वो घमंड जो कल तक मेरे किसी भी बात को तुच्छ समझता था, आज डर की परछाई में बदल चुका था। ससुर जी ने अचानक मेज पर जोर से मुक्का मारा और चिल्लाकर बोले, ये सब झूठ है। ये लड़की पागल हो गई है। इसने मेरे खिलाफ साजिश रची है। उसने मेरे साइन फोर्स किए। वहाँ मौजूद बोर्ड के कानूनी सलाहकार ने अपनी फाइल बंद की और ठंडे लहजे में कहा, मिस्टर खन्ना, इन फाइलों में डिजिटल सिग्नेचर के साथ साथ ब्लॉकचेन लेजर भी है
जिन्हें बदला नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात, यह कंपनी आपके नाम पर नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से मिसेस वैष्णवी के नाम पर पंजीकृत है। आप तो बस एक कर्मचारी की तरह यहाँ काम कर रहे थे। यह सुनकर ससुर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके साथ खड़े उन 2 सहयोगियों का चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया, जो इस पूरे घोटाले में उनके दाहिने हाथ बने हुए थे। उन्होंने फौरन अपना बचाव करना शुरू कर दिया। हम तो बस निर्देशों का पालन कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि ये सब अवैध है। मैंने कुर्सी से उठकर उनके पास जाकर कहा, निर्देशों का पालन? क्या आपने ये कभी नहीं सोचा कि आप एक ऐसी महिला को नौकरानी बनाकर रख रहे हैं जिसके पास आपकी ज़िंदगी की लगाम है? आपने मुझे घर में जिल्लत दी, मुझे इंसान नहीं समझा, लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। उसी जिल्लत ने मुझे आपसे ज़्यादा सतर्क और आपकी हर चाल को समझने वाला बना दिया था। विहान आगे आया। उसकी आवाज़ में कंपन था। उसने कहा, वैष्णवी देखो, हम बैठकर बात कर सकते हैं। माँ ने जो किया वो गलत था, लेकिन परिवार? मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। विहान, परिवार वो होता है जो मुश्किल में साथ खड़ा हो। तुमने मुझे मेरी आंखों के सामने टूटते देखा, तुमने मेरे अपमान पर तमाशा देखा। तुमने मेरा साथ तब दिया होता तो शायद आज हम यहाँ न होते। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने सिक्योरिटी को इशारा किया। पुलिस बाहर खड़ी थी। इस घोटाले के सबूत इतने पुख्ता थे कि गिरफ्तारी तय थी। जैसे ही पुलिस ने मेरे ससुर को हथकड़ी पहनाई, उन्होंने मुझे एक आखिरी बार देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, अब उसमें सिर्फ एक हार चुकी इंसान की हताशा थी। उन्होंने कहा, तुम जीत गई वैष्णवी, लेकिन तुमने सब कुछ खो दिया। तुम्हारा घर, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा अपना। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने वो सब खो दिया जो मुझे जकड़े हुए था पिताजी। आज मैं पहली बार आज़ाद हूँ। जैसे ही उन्हें ले जाया गया, पूरा ऑफिस खाली होने लगा। लोग मुझे देख रहे थे, कोई आदर से तो कोई डर से। मैं अपनी कैबिन की ओर बढ़ी। मेरी मेज पर मेरी शादी की एक फ़ोटो फ्रेम थी, जिसे मेरी सास ने हमेशा अपने पास रखने को कहा था। मैंने उसे उठाया, उसके कांच को देखा जिसमें मेरा चेहरा उभर रहा था। आज उस चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक शांत दृढ़ता थी, लेकिन सस्पेंस अभी भी बाकी था। जब मैंने अपनी मेज की दराज खोली तो वहाँ एक चिट्ठी मिली। वो मेरी सास की लिखाई में थी। उसमें लिखा था, वैष्णवी, तुम्हें लगता है कि तुमने हमें हरा दिया। जिस बंगले की तुम मालकिन बनी बैठी हो, उसकी असलियत तुम्हें कभी पता नहीं चलेगी। हमने तो बस खेल शुरू किया था। मेरा हाथ कांपने लगे। इसका क्या मतलब था? क्या अभी भी कुछ ऐसा था जो मैं नहीं जानती थी? क्या इस जीत के पीछे भी कोई गहरी साजिश थी? मैंने तुरंत लैपटॉप खोला और उस बंगले की ऑनरशिप डीड को फिर से चेक किया। कागजात बिल्कुल सही थे, फिर भी कुछ तो था जो मुझे बेचैन कर रहा था। तभी मुझे याद आया, मेरे वकील ने कहा था कि इस बंगले के नीचे की ज़मीन के कागजात शायद किसी और के नाम पर है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर बंगला मेरा है तो ज़मीन किसकी है? अगर ज़मीन किसी और की है तो इसका मतलब है कि कभी भी मुझसे यह बंगला छीन सकते हैं। मेरा पूरा साम्राज्य, मेरी पूरी मेहनत, क्या यह सिर्फ एक रेत का महल था? सस्पेंस की अगली कड़ी तो मेरी जिंदगी की आखिरी जंग होने वाली थी। वो चिट्ठी मेरी मेज पर रखी थी और उसके शब्द मेरी आंखों के सामने नाच रहे थे। जिस जमीन पर वो बंगला खड़ा था, उसका मालिक कोई और नहीं बल्कि वो अनाथालय था, जहाँ से मेरी माँ मुझे बचपन में गोद लेकर आई थी। मेरे ससुर ने उस जमीन को कौड़ियों के दाम पर एक ऐसी सेल कंपनी के जरिए हथिया लिया था जो कागजों में तो बंद हो चुकी थी, लेकिन हकीकत में वे उसे ब्लैक मनी के ठिकाने की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने जमीन को अनाथालय से तो छीन लिया, पर ऑनरशिप कभी ट्रांसफर नहीं करवाई, क्योंकि वे कानूनी पेच में फंसना नहीं चाहते थे। मेरी रूह कांप गई। मैं अब तक जिसे अपनी सफलता का महल समझ रही थी, वह वास्तव में हजारों मासूम बच्चों के हक का हिस्सा था, जिसे चोरी किया गया था। मेरे ससुर और विहान ने न सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया, बल्कि उन्होंने मासूमियत के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया था। लेकिन यही वो चाबी थी जिससे मैं उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती थी। मैंने रात भर जागकर काम किया। मैंने अपने सारे अधिकार उस जमीन के मालिक अनाथालय की ट्रस्ट को
हस्तांतरित करने के लिए दस्तावेज तैयार किए। सुबह होते ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरा शहर, मीडिया और वो तमाम लोग जो मुझे आयरन लेडी के रूप में जानते थे, वहां मौजूद थे। मैंने मंच पर कदम रखा। मेरी आवाज में कोई कंपन नहीं था। मैंने कहा, आज मैं अपनी सबसे बड़ी सफलता की घोषणा करने आई हूँ। यह बंगला, यह कंपनी, यह मेरी मेहनत की सारी कमाई आज से उस अनाथालय की है जिसे यह जमीन छल कपट से छीनी गई थी। मैंने न सिर्फ अपने ससुर के घोटालों का खुलासा किया, बल्कि ये भी बताया कि कैसे उन्होंने समाज के सबसे कमजोर लोगों के हक पर अपना महल खड़ा किया था। जैसे ही मैंने कागजात पर हस्ताक्षर किए, भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लेकिन मेरे पीछे से एक जाना पहचाना स्वर आया, विहान। उसे जमानत मिल गई थी। वह भीड़ को चीरते हुए आगे आया। उसकी आंखों में नफरत थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम क्या कर रही हो? ये सब मेरा है, तुम इसे बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा। मैंने शांति से जवाब दिया, विहान, तुम गलत हो। यह न मेरा है न तुम्हारा, यह उसका है जिसका हक तुमने छीना था। अब पुलिस तुम्हारे पास आ रही है और इस बार कोई कानूनी दांवपेच तुम्हें नहीं बचा पाएगा। उसी समय पुलिस की सायरन गूंज उठी। विहान के चेहरे का रंग उड़ गया। जब उसे ले जाया जा रहा था तो उसने मेरी तरफ एक आखिरी नजर डाली। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, या शायद नहीं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ महीने बीत गए। वालिशान बंगला अब एक बड़े अनाथालय का केंद्र बन चुका था। जहाँ कभी नौकरानी के तौर पर मेरी जिल्लत होती थी, आज वहाँ बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी। मैं अपनी कंपनी चला रही थी, लेकिन अब मेरा मकसद पैसा नहीं बल्कि बदलाव था। मेरी सास, जो अब जेल की सलाखों के पीछे थी, ने एक बार जेल में मिलने पर मुझसे पूछा था, क्या तुम्हें सुकून मिला? मैंने मुस्कुराकर कहा, सुकून तो उसे मिलता है जो अपनी अंतरात्मा को जीत लेता है। मैंने अपने रिश्ते नहीं बल्कि अपनी पहचान बचाई है थी। मैं आज भी हर सुबह 4 बजे उठती हूँ, लेकिन अब मैं बर्तन नहीं धोती, न ही किसी की गुलामी करती हूँ। अब मैं उन बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ जिन्हें जीवन की नई शुरुआत मिली है। मेरा वो आलीशान टाउनशिप का बंगला आज सच में घर बन चुका था। सस्पेंस खत्म हो चुका था, लेकिन मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। अब भी मैं आईने में देखती हूँ तो मुझे एक ऐसी महिला नजर आती है जिसने न सिर्फ अपने ससुर के जाल को तोड़ा, बल्कि अपनी मर्जी से अपनी दुनिया को एक नया आकार दिया। लोग कहते हैं कि औरतों को समझौता करना चाहिए, लेकिन मैंने सिखाया कि औरतों को कभी कभी सब कुछ दांव पर लगाकर खुद के लिए लड़ना पड़ता है। मेरी कहानी वहीं ख़त्म हुई जहां से शुरू हुई थी। एक ऐसी औरत की दास्तान जिसे नौकरानी समझा गया था, पर जो असल में एक मसीहा साबित हुई। वह बंगला अब मेरा नहीं था, पर उस बंगले की हर एक ईंट पे मेरी ईमानदारी और मेरी जीत की कहानी लिखी थी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो कोई भी जिल्लत हमें नहीं तोड़ सकती। अगर आपको भी लगता है कि आपकी आवाज़ में ताकत है, तो आप अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी असली पहचान वापस पाने के लिए प्रेरणा की ज़रूरत है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपने भी कभी अपने हक के लिए ऐसी जंग लड़ी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ से जुड़ सके।